सो हेलो एवरीवन। अब हम सेकंड लेक्चर करते हैं स्टार्ट जहाँ से हमने एंड किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था आरसीसी का ना फर्स्ट। तो इसमें अभी जो हमने करना है ये है स्ट्रेन के लिए जो बनता है ग्राफ इसका आरसीसी का, और ये है जो स्ट्रेस के लिए बनता है। ठीक है, जो स्ट्रेन के लिए ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, आप देख सकते हो। ठीक है, और जो स्ट्रेस के लिए होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है हमारे स्ट्रेस का, उसके ऊपर जो बनता है ग्राफ वो बनता है रेक्टेंगल, और उसके नीचे होता है पैराबोलिक, और उसके अपर मोस्ट जो फाइबर है एक्सट्रीम फाइबर, उस पर स्ट्रेस कितना होता है 0.45 FCK, इतना होता है 0.45 FCK। फिर उसके बाद स्ट्रेन जो होता है हमारा अपर मोस्ट फाइबर पे वो होता है 0.0035। ठीक है, और ये जो सेंट्राइड होता है ये ऊपर से कितना होता है 3/7 XU होता है। और ये सेंट्राइड ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस पे ना ही कंप्रेशन होती है और ना ही कोई टेंशन होती है। ठीक है, सो और ये बॉटम में स्टील में जो स्ट्रेस आता है वो होता है 0.87 FI। और ये स्ट्रेन आता है लोअर मोस्ट एंड पे, मतलब मिनिमम इतना स्ट्रेन तो होना ही चाहिए। ठीक है, वो कितना होता है 0.02 प्लस 0.87 FI अपॉन ES। ES है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। FI क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये वैल्यू पूछता है, ये भी पूछ सकता है, रेक्टेंगुलर होता है, पैराबोलिक, ये भी, ये वैल्यू, ये सब इम्पोर्टेंट है। 3/7 कितना होता है। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में क्या क्या होता है, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। ठीक है, क्या आता है हमारा, एक तो आता है बेंडिंग, दूसरा होता है टॉर्शन, शीयर, टेंशन, कंप्रेशन हो गया। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी नॉन रिपेयरेबल क्रैक ड्यू टू फटीग होते हैं वो भी इसमें आते हैं हमारे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और कोलैप्स में। और जो हमारा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, डिफ्लेक्शन आती है, कोरोजन, फायर रेजिस्टेंस, वाइब्रेशन। इधर याद रखना, इधर होता है नॉन रिपेयरेबल और इधर होता है रिपेयरेबल क्रैक ड्यू टू फटीग। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील मिनिमम निकालना, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्टील मिनिमम इन टेंशन AST अपॉन VD। V है, ये होता है V, और ये होती है D, होती है इफेक्टिव डेप्थ। ये मैं आगे बताऊंगा इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। फिर उसके बाद आया था 0.85 अपॉन FY। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ऐसे निकाल भी सकते हैं हम, जैसे कि सीधे वैल्यू पुटू की 250 पे कितनी आएगी AST की, 415 पे कितनी आएगी, 500 पे कितनी आएगी। लेकिन आप याद रखोगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है, जैसे 250 पे होती है 0.34% ऑफ PT, और उसका 500 पे होती है इसका हाफ, 0.34 का हाफ, ये होता है 0.17% ऑफ PT। और 415 पे होती है 0.205,
इन दोनों के सेंटर में जो वैल्यू होगी, इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर ये मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो हम बी में प्रोवाइड करेंगे वो कितना होता है 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया और 0.04 ऑफ वी डी, क्योंकि 4% है अपॉन यही बनता है 0.0045 वी डी। ठीक है, अब इफेक्टिव डेप्थ के लिए जो मैं बता रहा इधर बताता हूँ। ठीक है, ये हमारी बीम है जिसकी बिड्थ है डी, जिसकी भी बिड्थ है बी और डेप्थ है, टोटल डेप्थ है डी, और ये हमने स्टील की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है 3। ठीक है, अब हमारा जो बीम जो इधर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इसके सेंटर से बीम के एक्सट्रीम एंड तक जो होता है वो होता है इफेक्टिव कवर। ठीक है, इसके स्टील के सेंट्रॉइड से लेके इधर तक इतना होता है वो होता है इफेक्टिव। क्लियर और नॉमिनल कवर का क्या होता है, जो हमारी रेनफोर्समेंट है उसके एंड से लेके नीचे तक जो है एक्सट्रीम फाइबर तक, उसको बोलते हैं क्लियर कवर और मिनिमम नॉमिनल कवर। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा क्लियर और इफेक्टिव कवर क्या होता है। ठीक है, अगर टोटल डेप्थ में से अगर हम ये वाला इफेक्टिव कवर काट दें तो जो हमारे पास बचता ना कवर डेप्थ, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव डेप्थ को। फिर उसके बाद ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट अंडर फ्लेक्सियल कंडीशन कितना होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 0.0035। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ बनता है स्ट्रेन और स्ट्रेस का, इसके लिए हमारे कंक्रीट के लिए 0.002 तक होता है वो पैराबोलिक। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है लीनियर, तो इस एफ सी के, फिर उसको इस एफ सी को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, हमें एक्चुअल स्ट्रेस मिल जाता है। इस एक्चुअल को 1.5 से करते हैं डिवाइड, तो हमें डिज़ाइन वाला मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस। ठीक है, बीम का हमने एनालिसिस में हमारा मेन क्या होता है कि एम हमारा क्या होता है, हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। और जो हमारा डिज़ाइनिंग है उसमें हमारा मेन एम होता है कि हमने डायमेंशन और एरिया ऑफ स्टील वगैरह ये सब निकालना होता है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा लीवर आर्म। क्या होता है, लीवर आर्म होता है जैसे कोई ये बीम का सेक्शन है। ठीक है, इधर एनफोर्समेंट हमने डाली है। फिर उसके बाद ये इसका बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये होता है कि कंप्रेशन में जो फोर्स होती है सेंट्रॉइड में जो लगती है, और ये होती है टेंशन में जो लगती है। अब सेंट्रॉइड, अब लीवर आर्म क्या होता है कि इन दोनों कंप्रेशन और टेंशन फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। ठीक है, अब ये हमारा बी में कि कितना होता है लीवर आर्म, इससे भी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन आते हैं। ये कितना होता है डी माइनस 0.42 यू एक्स यू। ठीक है, वेयर डी गया इफेक्टिव डेप्थ और एक्स यू गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हमने कंप्रेसिव फोर्स निकालनी हो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारा, C = 0.36 FCK B × XU। अगर हमने टेंशन फोर्स निकालनी है उसके लिए हमारा फार्मूला है 0.87 FY/AST। B है विड्थ ऑफ द बीम, XU वही न्यूट्रल एक्सिस का एक्सिस, FY है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, और AST है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद as we increase area of reinforcement the depth of the neutral axis also increases। ठीक है,
इस स्टेटमेंट का क्या मतलब कि जैसे जैसे हम इन्फोर्समेंट का एरिया बढ़ाएं तो हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बढ़ती है। वो कैसे, अब मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी होता है बीम का जो स्ट्रेन का कर्व होता है वैलेंस सेक्शन के लिए। इसमें जो एक्स यू होता है, एक्स यू लिमिटेड के बराबर होता है, एक्स यू लिमिटेड और क्रिटिकल जितना, ठीक है। जब हमारे रेनफोर्समेंट डाल देते हैं ज़्यादा रेनफोर्समेंट डाल दी हमने तो हमारा कंक्रीट पहले फेल होगा, ठीक है, और स्टील में कम स्ट्रेन होगा। इसकी वजह से देख सकते बैलेंस में ऐसे बनता था सेंटर में, ठीक है। तो अब नीचे में इधर बन रहा है जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। आप देख सकते हो कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो एक्स यू है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कहने की बात मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ाए हमारा न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को क्या होती है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है कि, ठीक है, एक्स यू लिमिटेड को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इनकी वैल्यू को हमने याद रखना है। एफ वाई 250/415 के लिए कितनी होती है 0.53, 0.48, 0.460। ये डी है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम होती है उसमें लीवर आर्म कितने होते हैं, एक लीवर आर्म होता है। जो हमारी डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन होती है उसमें कितने लीवर आर्म होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है। लीवर आर्म आपको बताया उन्होंने, जो हमारा कंप्रेशन और टेंशन जो फोर्स होती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लीवर आर्म, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने बताया कि ये बैलेंस सेक्शन है, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटेड है। और अगर रेनफोर्समेंट कम है उसे हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्समेंट। अंडर रेनफोर्समेंट है मतलब रेनफोर्समेंट पहले फेल करेगी, तो देखो पहले इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आएगा और इधर कम आएगा, और एक्स यू है वो कम होगा हमारे बैलेंस सेक्शन से। ओवर में से इसको उल्टा हो जाता है, रेनफोर्समेंट ज़्यादा है इधर कम स्ट्रेन आएगा, इधर कंक्रीट में ज़्यादा आएगा, तो फिर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हम मेनली डिज़ाइनिंग करते हैं इसके लिए करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, वो सेक्शन जिस पे हमारा ब्रिटल फेलियर ना हो, ठीक है, ना डक्टाइल फेलियर हो। कंक्रीट और स्टील हमारा सेम टाइम पे फेल करे उससे हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और हम डिज़ाइनिंग जितनी भी करते हैं आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन करते हैं हम इसीलिए इसके लिए करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा बैलेंस सेक्शन फॉर डिज़ाइनिंग बीम ओनली। थ्योरेटिकल पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों सेम टाइम पे फेल करें, क्योंकि दिस सेक्शन फेल सडनली, क्योंकि कंक्रीट और हमारा स्टील दोनों सेम टाइम पे फेल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है, सडन फेलियर में आ जाता है। फिर उसके बाद मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है MUK QV/d², ये फॉर्मूला, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। 250, 415, 500, इसके लिए 0.148, 0.138, 0.134 FC के अलग अलग वैल्यू है, ये हमने तीनों याद रखनी है। अब हमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम एक वार का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा एक वार का एरिया जिसका डाया है फाई,
ठीक है। 5 इसका हम एरिया निकालेंगे π/4 वाई स्क्वायर। ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ बार हमने यूज़ की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5, जितने भी, उन सबको मल्टीप्लाई करें देखिए इंटू n, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा कितना हमने यूज़ की है बीम सेक्शन में। अगर नंबर ऑफ बार निकालना है, टोटल एरिया को स्टील के तो सिंगल जो बार है स्टील का उससे डिवाइड करती है। ठीक है। तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टील जो बार यूज़ कर रहे हैं। अगर स्पेसिंग करनी है तो ये स्पेसिंग करते हैं हम पर मीटर में कितने हैं, 1000, मतलब 1000 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ बार, तो हमें स्पेसिंग मिल जाएगी। वो यही फार्मूला एन की वैल्यू हमने पुट की है, ये इधर से इधर रखी है और एस की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। इस बार जो हमारा JKPSC सॉरी JKSSB का जो 2025 वाला JEE का पेपर हुआ, इसमें से क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। इसमें एस डायरेक्टली परस्यू फाई स्क्वायर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सॉरी।